ओके, लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड विद वैल्यू एडेड मेथड. एक न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया था, ठीक है. आई एम गिविंग यू द सेकंड न्यूमेरिकल. रिपीट करो फॉर्मूला. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या देगा तुम्हें? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, तो क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो प्लीज. Calculate sales. Next question is calculate sales from the following data. ये रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है. अब इसमें तुम्हें सेल्स निकाल कर देनी है. डेटा दे के रखा है तुम्हें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. क्या है ये? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब NDP एट FC दे रखा है 560. डेप्रीसिएशन 60. चेंज इन स्टॉक -30. इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000. एक्सपोर्ट्स 200. इनडायरेक्ट टैक्स 60. स्टार्ट सॉल्विंग. अप्रोच वही है, सेल्स को x मान लो, बाकी सारी वैल्यूज रखते जाओ एंड सॉल्व द क्वेश्चन. लेट मी नो द आंसर. एनडीपी एट एफसी को सबसे पहले जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से तुम्हें हमेशा जीडीपी एट एमपी ही एग्रीगेट मिलेगा. तो पहले एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करो इनटू जीडीपी एट एमपी, फिर रिवर्स कैलकुलेशन करना. हो गया? एनडीपी एट एफसी को सबसे पहले तुमने जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट किया होगा. नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन. डोमेस्टिक ही है, इसमें कन्वर्जन नहीं लगेगा. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो ऐड करोगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. 560 एनडीपी एट एफसी है. डेप्रीसिएशन तुम्हें 60 दे रखा है. NIT निकालना पड़ेगा बाय द फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स 60 दिए हुए हैं, सब्सिडी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वील अज्यूम इट टू बी 0. तो NIT आ रहा है 60. 560 प्लस 60 प्लस 60 दैट गिव्स यू 680. जीडीपी एट एमपी का वैल्यू आ गया है 680. अब अप्लाई द फॉर्मूला. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. यही है ना फॉर्मूला, राइट?
सेल्स हमको निकालनी है, लेट सेल्स बी एक्स। चेंज इन स्टॉक देके रखा है क्वेश्चन में -30, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट देके रखी है 1000। जीडीपी एट एमपी तुमने निकाल लिया 680। मैम ये एक्सपोर्ट का क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सेल्स में एक्सपोर्ट इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो तुम अलग से कुछ डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें टोटल सेल का वैल्यू निकाल के देना है, ठीक है। तो विल डायरेक्टली अज्यूम एंटायर सेल्स टू बी एक्स। ओके, सॉल्व कर लो यार। x इक्वल्स टू 680 प्लस 1000 प्लस 30 कितना आ रहा है? 1710। करेक्ट आंसर है। कितने लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था? ओके, बाकी लोगों को नहीं आया। एक और दे दो इस टाइप का, लिखो। Calculate sales. Again the question is to calculate sales. Intermediate cost 700. Consumption of fixed capital मतलब क्या देके रखा है? Depreciation 80. Change in stock -50. Subsidy 6060. Net value added at factor cost मतलब NDP at FC देके रखा है 1300. Exports 50. Do the calculation. पहले तुम लोग ट्राई कर रहे हो, फिर अपन साथ में करेंगे, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर मी राइट नाउ। सही, आंसर इज 2070। कितने लोगों का हो गया है? एनडीपी एट एफसी 1300 को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जीडीपी एट एमपी। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन 80, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 माइनस सब्सिडी 60, -60 हो जाएगा एनआईटी, ठीक है। तो 1320 आ रहा है तुम्हारा जीडीपी एट एमपी। नाउ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। लेट सेल्स बी एक्स, चेंज इन स्टॉक है -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 700,
GDP at MP है 1320, x equals to 1320 plus 700 plus 50, that's 2070. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अब पक्का. नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन जो वैल्यू एडेड में से बन सकता है वो है फर्म बेस्ड क्वेश्चंस. क्वेश्चन लिखो, फिर एक सॉल्व करेंगे साथ में, एक तुम लोग करना. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. डेटा देके रखा है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड. परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड 6060. नेक्स्ट, सेल्स बाय फर्म बी 180. सेल्स बाय फर्म बी 180. Next, purchases by firm A from firm B. Purchases by firm A from firm B 100. Next, domestic sales by firm A. Domestic sales by firm A 220. Exports by firm A 6060. Exports by firm A 6060. Next, excess of opening stock over closing stock of firm A. Excess of opening stock over closing stock of firm A 20. क्या है ये? चेंज इन स्टॉक है, डायरेक्टली 20 ले लेंगे अपन. चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है. इन लोगों ने क्या दिया है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. तो हमको 20 एज इट इज नहीं लेना है, हमको चेंज इन स्टॉक की वैल्यू लेनी पड़ेगी -20. अरे आ रहा है समझ में? ठीक है. नेक्स्ट डेटा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी. ऑफ फर्म बी 3030. लास्ट डेटा, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए 100. Purchases by firm B from firm A 100. हुआ? लिख लिया है ना? अब साइमल्टेनियसली अपन फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू एडेड निकालेंगे. उसके लिए लेट्स सी डेटा क्या देके रखा है. सबसे पहला डेटा क्या है? परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी. उल्टा है, परचेजेस बाय फर्म बी. अच्छा, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड. तो क्या है ये? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंपोर्ट्स देके रखे हैं तुम्हें, राइट? तो बेसिक जो अपना फॉर्मेट है वो रेडी कर लेते हैं एंड देन अपन वैल्यूज लिखते जाएंगे. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पहली चीज जो देके रखी है वो है परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इंपोर्ट्स दिए हुए हैं. कितने? क्या तुम्हें फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली देके रखा है? अगर वो डायरेक्टली दिया होता तो तुम अलग से इंपोर्ट्स थोड़ी ना लेते. फिर
वो दे के रखा है तो बस वही वैल्यू लेते और आगे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्ट्स दे के रखे हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम इम्पोर्ट्स कंसिडर कर रहे हैं हमारे कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वैल्यू क्या है? सेल्स बाय फर्म बी, टोटल सेल है। अगर ऐसे डायरेक्टली देके रखा है ना सेल्स बाय फर्म बी, मतलब टोटल वैल्यू देके रखी है। ओके, कितना है? 180। नेक्स्ट वैल्यू फर्म ए ने खरीदी करी किससे? फर्म बी से। तो फर्म ए का परचेज हो गया ये, है ना? क्या ये इंपोर्ट्स का पार्ट है? नहीं। फर्म बी हम मानेंगे कि एक डोमेस्टिक फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेजेस फ्रॉम फर्म बी अलग से मेंशन करेंगे। अमाउंट बोलो। फर्म बी से खरीदी करी तो फर्म बी की सेल होगी, लेकिन हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सेल टू फर्म ए? क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि टोटल सेल की वैल्यू जब पूरी देके रखी है तो अलग से फर्म बी को जो सेल करी है उसने, फर्म बी ने जो फर्म ए को सेल करी है उसे अलग से क्यों मेंशन करेंगे हम? राइट, इसलिए हम यहाँ पे अलग से कुछ मेंशन नहीं करने वाले। अगर ये लोग टोटल सेल 180 नहीं देके रखते तो हम डेफिनेटली इसको कंसिडर कर रहे होते। एम आई क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए। क्या फर्म ए की टोटल सेल तुम्हें दी हुई है? नहीं दी है, तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक सेल कंसिडर करनी पड़ेगी। अमाउंट बोलो। 220। ठीक है, और कोई वैल्यू आएगी तो मैं सब हेडिंग के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ, तुम अपना स्पेस मैनेज करते हुए चलना। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए। क्या इसको अलग से लूं? क्यों? क्योंकि टोटल सेल नहीं देके रखी है, केवल डोमेस्टिक सेल देके रखी है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू अलग से लेनी पड़ेगी हमको। अमाउंट बोलो। 60। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्म ए का एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। हमको क्या चाहिए होता है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो इन लोगों ने 20 दिया हुआ है, हम लोग क्या लेंगे? -20। किसका है? फर्म ए का। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म में आ गया -20। हमेशा ना इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलो तो कोई भी वैल्यू छूटती नहीं है। ओके, अगर है ना एक साथ वो फॉर्मेट बेस्ड चलते हो तो देयर इज अ चांस कि कोई वैल्यू छूट जाएगी। पर मैम हमने तो यहाँ जैसे स्पेस ही नहीं छोड़ती। एग्जाम में तुम आराम से 2-2, 3-3 लाइन सेल लिखा, 2-3 लाइन छोड़ दो, वो स्पेस वेस्ट चली जाए वो चल जाएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल डेटा तुम्हें लिखना पड़े तो उसके लिए थोड़ी स्पेस, जैसे सेल के बाद तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए 2-3 लाइन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बाद 2-3 लाइन तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें कुछ डेटा नहीं आया तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके छोड़ देना। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट। अगला ट्रांजैक्शन, ये तो सही है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग ऑफ फर्म बी। अमाउंट क्या है? 30। तो ये तो एज इट इज लिख लूंगी मैं। 210 इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें तो दोनों चीज कवर ही हो गई ना, टोटल सेल तो डायरेक्टली दी थी, चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली मिल गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया अपना 210। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कोई वैल्यू नहीं आई है अभी तक। अगला ट्रांजैक्शन, फर्म बी ने खरीदी करी किससे? क्या कोई और परचेज का डिटेल है फर्म बी से रिलेटेड? ना, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? हमेशा ये जो इंटर फर्म ट्रांजैक्शन होते हैं ना, फर्म ए ने फर्म बी को किया, फर्म बी ने फर्म ए को किया, यही थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इनमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि क्रॉस इफेक्ट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, अब फर्म बी ने फर्म ए से खरीदी करी तो यहाँ पे सेल आएगी ना फर्म ए की। क्या मैं अलग से लिखूं? फर्म ए की सेल फर्म बी ने खरीदी करी जो,
तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फर्म बी को सेल करा, क्यों नहीं लिखूँ फर्म ए में? क्योंकि डोमेस्टिक सेल में वो ऑलरेडी आ गया होगा, राइट? तो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? बस कैलकुलेशन कर दो यार। लास्ट ट्रांजैक्शन था ना यही, 220 प्लस 600 आ रहा है नेट, 260 माइनस 60 माइनस 100, दैट्स 100। जीडीपी एट एमपी, या जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वो आ रहा है 100। फर्म बी का अगर कैलकुलेशन करो 210 माइनस 100, 110। आया क्या समझ? इसमें कोई ट्रांजैक्शन में किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार लिखो। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। डेटा लिखो। दिस इज गुड वन अगेन। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए 5 लाख। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनेंगे क्या? ना, ये क्यों नहीं बनेंगे? फैक्टर इनपुट्स को नहीं माइनस करते हम किसको माइनस करते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स को। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा तुम्हारे कैलकुलेशन में, ठीक है? अगला ट्रांजैक्शन यार लिखो। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए 2 लाख। नेक्स्ट, sales by firm A to other firms. Sales by firm A to other firms in domestic economy. क्या है ये? सेल है ये, है ना? प्रोड्यूसर सेक्टर को बेसिकली 10 लाख। Sales by firm A to other firms in the domestic economy 10 lakh. Next, import of raw material by firm A. Import of raw materials by firm A 50,000. Import of raw material by firm A 50,000. क्या है? किसका पार्ट बनेगा ये? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको अलग से लोगे क्या? सोचो, देखो। सॉरी, 50,000। अरे नॉन फैक्टर इनपुट्स का परचेज जब पूरा पूरा देके रखा है तो क्या इंपोर्ट्स अलग से ऐड करोगे? ना, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्या लोगे इसको? -1 लाख, क्योंकि हमको एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग चाहिए। आप कैलकुलेशन दो, मेरे को निकाल के दो वैल्यू एडेड बाय फर्म में। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रांजैक्शन 5 है, जिनमें से 2 को तो आपको कंसिडर ही नहीं करना है, तो बेसिकली 3 वैल्यूज ही कैलकुलेशन में आ रही है। आंसर 7 लाख आ रहा है। कितने लोगों का आ गया? ओके गुड। बाकी लोग करो कंप्लीट। मैंने हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट भी बता दिया है क्वेश्चन के साथ।
कंप्लीटेड योरसेल्फ। सेल्स की तो एक ही वैल्यू देके रखी है इन लोगों ने, क्या है 10 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग 1 लाख देके रखा है, तो क्लोजिंग ओवर ओपनिंग क्या हो जाएगा -1 लाख। 9 लाख क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जब डायरेक्टली देके रखा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, तो भाई बाकी और कोई वैल्यू अपने को कंसिडर ही क्यों करनी है। इंपोर्ट भी देके रखे तो भी इट विल बी अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ओनली, राइट। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है। 2 लाख देके रखा है, आंसर हो जाएगा 7 लाख। आ रहा है समझ में, पक्का। कितने लोग बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और करवा दो, एक दूसरे को देखो मत। You have paid entire fees, huh? You can ask for one more question. Okay, एक और लिखो। इतना हेजिटेशन मत रखा करो, ठीक है। I won't scold you to ask for one more question. Never, ठीक है। You can ask कि हाँ एक और करवा दो मैम। पूरा फीस भरा है ना तुम लोगों ने, है ना। तो गुड्स के लिए जब पेमेंट करते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना, नहीं करते हो, करना चाहिए यार, कॉमर्स वाले हो, राइट। सर्विसेज में भी नेगोशिएट किया करो, ठीक है। पूरा फी पे करके आए हो ना। मैम एक और क्वेश्चन, ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी। लिखो लिखो। एंड डोंट बी हेजिटेंट, बाकी लोग क्या सोचेंगे, अरे कोई कुछ नहीं सोचता है। और यूं भी तुम एक क्वेश्चन नहीं भी पूछोगे तो जिनको सोचना होगा वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच ही रहे होंगे, राइट। इट डजंट मैटर, फाइन। डोंट बी हेजिटेंट कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं सिली सा डाउट पूछूंगा तो ये लोग क्या ओपिनियन बनाएंगे मेरे बारे में। वो सब लोग ऑलरेडी अपना ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं, राइट। तुम वो क्वेश्चन पूछोगे या नहीं पूछोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर, ठीक है। लिखो, आगे से कभी ऐसे इधर उधर मत देखना डाउट पूछने से पहले। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब ये वाला है ना पूरा तुम सॉल्व करना, मैं कोई भी हिंट नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन लिखवाते वक्त भी, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, exports by firm A 2020, imports by firm A 50, imports by firm A 50, sales to households by firm A 90, sales to households by firm A 90, sales to firm B by firm A 40, sales to firm B by firm A 40, sales to firm A by firm B 30। इसमें टोटल सेल कहीं नहीं देके रखी है, तुम्हें क्रॉस इफेक्ट देने पड़ेंगे, ओके। लास्ट ट्रांजैक्शन, सेल्स टू हाउसहोल्ड्स बाय फर्म बी, सेल्स टू हाउसहोल्ड्स बाय फर्म बी 6060। करो सॉल्व करो। हाँ जी, किसका है ये, दोनों का कंबाइंड नहीं यार, 60 और 60 तो नहीं है, 70 एंड 50 है, करेक्ट। वेरी गुड यार, इतना स्पीड में। इतना फास्ट कैसे किया, क्वेश्चन के दौरान ही सॉल्व कर रहे थे क्या, ओके।
आंसर है 70 और 50। कितने लोगों का आ गया है? आ गया। 4 of you have done. Good. Okay, we'll start with the question यार. हाँ जी, पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो. एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए. क्या फर्म ए का टोटल सेल तुमको देके रखा है? नहीं दिया है. तो क्या हमें एक्सपोर्ट्स कंसिडर करने पड़ेंगे? यस. तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का वैल्यू कितना है? 20. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंपोर्ट्स बाय फर्म है. क्या फर्म है क्या टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुम्हें देके रखा है? नहीं देके रखा. तो क्या तुम्हें इंपोर्ट ऐड करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए? यस. यहाँ पे आ जाएगा इसका पहला कैटेगरी, दैट इज इंपोर्ट्स. अमाउंट बोलो. 50. नेक्स्ट फर्म ए ने हाउस होल्ड्स को सेल किया. तो क्या ये डोमेस्टिक इकोनॉमी का सेल है? यस. तो क्या इसे हमें अलग से ऐड करना चाहिए? यस, क्योंकि तुम्हें तो बाहर जो तुमने सेल किया है वो देके रखा है. ओके. तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हाउस होल्ड्स को सेल किया है फर्म ए का ही दिया है ना. ये कितना है? नेक्स्ट वैल्यू सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए. फर्म बी को फर्म ए ने सेल किया. तो क्या फर्म ए के सेल में आना चाहिए? फर्म ए ने जो फर्म बी को सेल किया. लिसन, तुम्हें जो डेटा देके रखा है वो है हाउस होल्ड सेक्टर को जो सेल हुआ है. तुम अंतर समझते हो ना आप सेक्टर्स में? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब अपन जैसे लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं. ओके. 4 सेक्टर होते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक्सपोर्ट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर हो गया. हाउस होल्ड सेक्टर कवर हो गया. अगर फर्म ए फर्म बी को सेल कर रही है तो बेसिकली ये कौन से सेक्टर को सेल हुई? प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल हुई है. ये आई बात समझ में? और अगर ये प्रोड्यूसर सेक्टर की सेल है तो क्या इसे अलग से लेना चाहिए? हाँ, लेना पड़ेगा. ठीक है, ये अलग सेक्टर है. बच्चा ध्यान से सुनो. अगर ये डोमेस्टिक सेल देके रखते ना 90 तो मैं अलग से नहीं लेती. लेकिन अगर इन लोगों ने देके रखा है हाउस होल्ड सेक्टर को सेल है तो फर्म बी तो प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट हुई ना. इसलिए फर्म बी को जो सेल हुआ है उसे हमें इस क्वेश्चन में अलग से ऐड करना पड़ेगा. 2 कैटेगरी होती है यार. एक होता है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट. वो कंबाइंड होके सेल बन जाता है, टोटल सेल. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लोग सेक्टर वाइज सेल देते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर को सेल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल जैसा इसमें देके रखा है, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल. अब इन लोगों ने ये टर्म डायरेक्टली नहीं बोल के ऐसा बोल दिया सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी. तो फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा. इनफैक्ट अगर ये लोग देते ना गवर्नमेंट सेक्टर को सेल तो वो भी ऐड करना पड़ता है. एम आई क्लियर? ठीक है. अमाउंट बोलो.
40 का सेल किया है फर्म बी को, तो ये फर्म बी की परचेज है क्या? क्या फर्म बी की परचेज अलग से दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं, तो फिर हमको ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। फर्म ए से परचेजेस करिए फर्म बी ने 4040 की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड आउट। सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी। फर्म बी ने फर्म ए को सेल करिए। पहले मेरे को बताओ फर्म बी की सेल के लिए और कुछ डेटा है? नहीं है, तो इसने जो भी फर्म ए को बेचा है वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अमाउंट 30 का ही किया है। फर्म बी ने फर्म ए को सेल किया है 30 का, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या ये फर्म ए की परचेज है? हाँ, फर्म बी ने सेल किया तो फर्म ए खरीद रही होगी। क्या मैं यहाँ पे अलग से लिखूं? हाँ, लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या वैल्यू आई है? केवल इंपोर्ट आई है। जो बाहर से खरीदा है ना फर्म ए ने वो तो आ गया है, लेकिन फर्म बी तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो डोमेस्टिकली जो दूसरी फर्म से खरीदी की है वो भी लिखनी पड़ेगी। फर्म बी से जो परचेज किया है वो भी लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड तुम्हें और कोई डेटा नहीं दिया है रिलेटेड टू परचेज बाय फर्म में। और कोई डेटा तो नहीं है? डोमेस्टिक परचेज करके कुछ देके तो नहीं रखा है? नहीं, तो यहाँ पे हम 30 माइनस भी कर देंगे। ये क्रॉस इफेक्ट थोड़े ट्रिकी होते हैं, आई नो। तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे बताओ, आ रहा है क्या समझ में? ये दोनों तीनों जो मैंने करवाया है ना, ये वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस हैं ऑफ द एंटायर वैल्यू एडेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये दोनों तीनों ही अजीब क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले ले लिए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद गलत कर दिया। आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है? कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। आई विल सेंड यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, करके आना वो, जस्ट 5 मिनट्स। हाँ जी, ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्म बी ने हाउस होल्ड को सेल करा, लिखूं क्या अलग से? हाँ, क्यों? क्योंकि फर्म ए को सेल कौन से सेक्टर को सेल है? प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल है, तो अगर वो हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करता है तो फिर वो अलग से मेंशन करना पड़ेगा अमाउंट। चेंज इन स्टॉक का कोई डेटा नहीं है ना, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था। टोटल बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट 150 ना, 150 माइनस 80 दैट इज 70। यहाँ पे हो गया 90 माइनस 40 दैट इज 50, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। आई सेंड यू द क्लिक, वो तुम लोग सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस तो अपने क्लास में ही कर लिया। कितने लोगों का 70 और 50 ऑलरेडी आ गया था? बहुत ही कम यार। एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उसके बाद भी तुम्हें लगे कि यू नीड फर्दर प्रैक्टिस तो लेट मी नो टुमारो, ठीक है। कल अपन इसके प्रिकॉशंस और इनकम मेथड कर लेंगे। गुड डे एवरीवन यार।